हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षाकुल पीसीएस क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम लोग आप लोगों के साथ अगस्त के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगस्त के सारे करंट अफेयर्स। और एक बार हम उन सारी चीज़ों पे नज़र डालते हैं कि क्या क्या इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान मिला। ये कहाँ से मिला और इसमें से क्या क्वेश्चन बनेंगे, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो सम्मान है ये 25 अगस्त 2023 को ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है। तो यहाँ आपको इस सम्मान का नाम याद रखना पड़ेगा, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, और ये किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, इसमें से ही घुमा फिरा के एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासन अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोउलू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किसने सम्मानित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस की राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। उनका नाम है कैटरीना एन सकेलारोपोउलू। यह सम्मान ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने विशिष्ट पद के कारण यूनान के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। तो उसी में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक हैं और उनको ये सम्मान जो है वो दिया गया है। अब इस अवार्ड के बारे में हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है ये। तो इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। सितारे के आमुख पर देवी अथेना का चित्र अंकित है। ये इसकी इमेज है, जो भी मतलब जो ये सम्मान दिया जाता है उसमें ये इमेज बनी हुई है। इसके साथ ओनली द राइचस शुड बी ऑनर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है ओनली द राइचस शुड बी ऑनर्ड, यानी कि केवल सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान हो, ये ऐसा इस अवार्ड पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ इमेज पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओनली द राइचस शुड बी ऑनर्ड। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022। तो 25 अगस्त 2023 को इंडिया की स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई थी, लेकिन ये घोषणा 2023 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता है। और पिछले कई बार से इंदौर जो है और उज्जैन भी शायद, मतलब एमपी की एक दो सिटीज़ जो है वो क्लीनेस्ट सिटी का भी अवार्ड जीतती आ रही है। तो मेरे को इससे याद आ गया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 किस सिटी को मिला है? तो ये मिला है इंदौर को। किसको मिला है? इंदौर को। अच्छा, स्मार्ट शहरों में इंदौर पहले नंबर पर आया है। सूरत और आगरा को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। और राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान तमिलनाडु और तीसरा स्थान संयुक्त रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, यानी कि यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, तो इसमें चंडीगढ़ को स्वच्छ यूटी का पुरस्कार मिला है। यूनियन टेरिटरीज में किसको मिला है? चंडीगढ़ को। और यह पुरस्कार 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंदौर में प्रदान किया गया। और स्मार्ट सिटी मिशन है क्या? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था। और इसका लक्ष्य है नागरिकों को शहरों में ज़रूरी ढांचा, साफ सुथरा और टिकाऊ वातावरण, क्वालिटी लाइफ प्रदान करना। देश में शहरी विकास की कार्यप्रणाली में बदलाव लाने को लेकर इस परियोजना के तहत 100 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, और उसी में से ये जो इंदौर है वो फर्स्ट आया है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। और इसमें सूरत और आगरा जो है वो क्रमशः यानी कि रिस्पेक्टिवली सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर आए हैं। अगली खबर है हमारी, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। तो क्या है ये, एक बार हम लोग इसमें से जान लेते हैं और कैसे इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 अगस्त 2023 को आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले के सालुरु में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय से आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में शैक्षिक मानकों में सुधार होगा।
ठीक है, यानी कि इससे बेनिफिट क्या होगा, तो इससे आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उनमें शैक्षिक मानकों में यानी कि एजुकेशनल फील्ड में जो है सुधार होगा, और यह विश्वविद्यालय क्षेत्र की विविधता और जनसांख्यिकी दोनों को चिन्हित करने के साथ ही जनजातीय सांस्कृतिक भाषा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसमें 24 शैक्षणिक पाठ्यक्रम जैसे कि कौशल विकास, व्यवसायिक और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम जनजातीय लोगों के व्यक्तिगत सांस्कृतिक पर्यावरण विकास को बढ़ावा देने वाले अल्पकालिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे 24 एजुकेशनल लेसन्स जो है इसमें इंक्लूड करे गए हैं, जिसमें से कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ बताया, लास्ट पॉइंट पे उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और ये जो है वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, तो ये वहाँ पर लोगों को एजुकेशनल बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। तो इसमें से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ईरान ने किस ड्रोन का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर होगा मुहाजिर 10। और कब किया, ये 22 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया, और जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है। और मुहाजिर ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि इसको इस तरह से बनाया गया है, इसका जो पूरा पोटेंशियल है, इसमें जो बैटरी लगाई गई है वो इस तरह से लगाई गई है कि पूरा 24 घंटे तक वर्क कर सकता है बिना रुके। और इस ड्रोन की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है, काफ़ी ज़्यादा रेंज है, और ये 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ सकता है। मुहाजिर ड्रोन जो है वो अलग अलग हथियार और बम ले जा सकता है। ये 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने और खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गोपीनाथ बोरदोलोई। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो या तो उसका नाम पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको आंसर करना पड़ेगा गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है, और अगर इसमें पूछा जाए कि गोपीनाथ बोरदोलोई कौन सी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बनाया, तो ये डिजी यात्रा शुरू करने वाला, तो इसका आंसर होगा डिजी यात्रा। तो इन दो तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आगे का हम इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभिनव डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा जो है वो बन चुका है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हवाई अड्डों के माध्यम से यात्री नेविगेशन में क्रांतिकारी बदलाव लाना, जिससे इससे अधिक सहज और सुविधाजनक बनाया जा सके, यानी कि जितने भी हमारे यात्रीगण होंगे उनका नेविगेशन अच्छा हो पाए और इसमें जो है सुधार आए, यही इसका मेन उद्देश्य है। डिजी यात्रा पहल हवाई यात्रा को आधुनिक बनाने और बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल भी है। और डिजी यात्रा पहल जो है वो चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें सर्कुलेट होंगी वो आप लोगों के फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि आपके फेस एक्सप्रेशन के साथ जो है डिपेंड करेंगी, यानी कि आपका यहाँ पे आपको एक बायोमेट्रिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें कि आपका फेशियल रिकॉग्निशन होगा, जो यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस पहल से टिकट सत्यापन और आईडी जांच के पारंपरिक तरीकों की आवश्यकता जो है वो समाप्त हो जाती है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि मैं भी आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ाने वाली हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 24 अगस्त 2023 को जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, और इसमें जैसे कि आर माधवन को निर्देशित रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। और इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं कि जिसमें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिली, बेस्ट मूवी किसको लेके गया, बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट म्यूजिशियन, इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ 6 ऐसी कैटेगरी लिखी है कि जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन बनता है और जो आपको पता होना चाहिए, तो मैंने उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, तो उसको भी एक बार आप लोग पढ़कर जाइए अगर आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो बेस्ट एक्टर किसको मिला था, अल्लू अर्जुन को फॉर द मूवी पुष्पा, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला था आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सैनन को मिमी के लिए।
और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला था पल्लवी जोशी को फॉर द मूवी द कश्मीर फाइल्स, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था पंकज त्रिपाठी को मिमी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही द कश्मीर फाइल्स, और बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए मिला था आरआरआर के लिए। अगला हमारा करंट अफेयर है, ये है शतरंज विश्व कप 2023 जो हुआ था उससे, और इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कब हुआ शतरंज विश्व कप 2023। ये हुआ था 24 अगस्त 2023 को, और किसने कब जीता, ठीक है। तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मेगन्स कार्लसन ने 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप जीत लिया। तो किसने ये विश्व कप जीता? ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है मेगन्स कार्लसन, ठीक है। ये कार्लसन ने फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को भी हराया। यहाँ पर जो मैंने इमेज लगाई है ये इंडियन है, इनको भी उन्होंने हरा दिया था मेगसन कार्लसन जो है। और कार्लसन और प्रज्ञानंदा के बीच फाइनल मैच ड्रॉ पर खत्म होने के बाद परिणाम टाई ब्रेक मुकाबले के जरिए निकाला गया। यानी कि लास्ट में जो फाइनल मैच हुआ वो बेसिकली पहले मैच ड्रॉ हो गया था, और उसके बाद टाई ब्रेक मुकाबले के जरिए जो एक निर्णय निकाला गया उसमें मेगन्स कार्लसन को जो है विजयी घोषित कर दिया गया। प्रज्ञानंदा अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व कप फाइनलिस्ट रहे हैं और सबसे कम उम्र के विश्व कप विजेता भी हैं। प्रज्ञानंदा एयरथिंग्स मास्टर्स रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में रैपिड खेल में कार्लसन को हराकर विश्व चैंपियन बने थे। 31वीं वरीयता प्राप्त प्रज्ञानंदा विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे निचली वरीयता प्राप्त खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। तो यानी कि जीते भले ही मैग्सन कार्लसन हैं, लेकिन प्रज्ञानंदा रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने भी कई सारी ऐसे टारगेट्स को जो है हासिल किया हुआ है कि जिन पर जो है क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम एक इंडिया के नज़रिए से जो है देखें तो अगर क्वेश्चन अगर एक इंडिया बेस्ड होता है तो वो इस तरह से बन सकता है कि किसने मतलब भारत के किसने शतरंज टूर्नामेंट में रैपिड खेल में कार्लसन को हराकर विश्व चैंपियनशिप हासिल की है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप एक बार इनके बारे में थोड़ा सा जान कर जाएं। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा चंद्रयान 3 को लेकर। चंद्रयान 3 को लेकर मैंने आपको जुलाई वाले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, बिकॉज चंद्रयान 3 की जो स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि जो हमने यहाँ से अपना मिशन जो है यहाँ से भेजा था वो जुलाई में भेजा था और वो अगस्त में जाके पहुंचा अपने जहाँ पर उसको जाना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो अगस्त में जब वो लैंड हुआ, इसलिए अगस्त में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया, ठीक है। और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इससे पहले कौन कौन से देश हैं ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश है, रूस, अमेरिका और चीन। इस सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया। यानी कि मून पर हम लोगों ने जो सॉफ्ट लैंडिंग करी उसमें हम 4th कंट्री हैं, लेकिन हम लोगों ने जो साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी वो हम 1st कंट्री हैं। इससे पहले कोई भी कंट्री अभी तक मून के साउथ पोल पर नहीं गई है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर इसमें से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और जानकारी जो है वो जुटाएगा। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले चंद्रयान 3 ने 40 दिनों में अपनी यात्रा पूरी की थी। यानी कि इसका जो इनिशिएट हुआ था वो 14 जुलाई को हुआ और लैंडिंग कब हुई वो 23 अगस्त को हुई। चंद्रयान 3 के जो है मतलब मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पहला ये कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, दूसरा है चंद्रमा की सतह मौजूद रेजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना, और थर्ड जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि लैंडर और रोवर्स से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना, ठीक है। अच्छा, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? ये चांद की सतह पर मौजूद रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता का अध्ययन करेगा। यानी कि इसकी किस चीज़ की स्टडी करेगा? हमारे मून के जो सरफेस पर जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है, और जितने भी वहाँ पे केमिकल्स हैं और जितने भी वहाँ पे मैटर हैं उनकी वो स्टडी करेगा, और वहाँ पर जितने भी इस तरह के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की वो स्टडी करेगा और हमको जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अल्फा पार्टिकल, एक्सरे,
स्पेक्ट्रोमीटर ये क्या है, ये एलिमेंट कंपोजिशन का अध्ययन करेगा, जैसे कि मैग्नीशियम, यानी कि वहाँ पर जो भी इस तरह के कंपोजिशन जो है वहाँ पर मौजूद हैं उन सब की स्टडी करके हमको बताएगा, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और आयरन। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर जो है वो की जाएगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एक मिसाइल है जिसका नाम रखा गया था अस्त्र, और इसका सफल परीक्षण किया गया। हल्के लड़ाकू विमान LSP-7 तेजस ने 23 अगस्त 2023 को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया और लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई से गोवा के तट पर इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है, कहाँ पर? गोवा के तट पर, गोवा के तट पर, मतलब लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई से। और अस्त्र एक हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो अत्यधिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में जो है वो सक्षम है। तो बेसिकली ये जो अस्त्र है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो कि हवा में लड़ सकती है, हवा में अपने लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में ये जो है सक्षम है पूरी तरह से। अगला है हमारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहला ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च। तो यहाँ पर ABDM की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म आ सकती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ABDM की फुल फॉर्म आप लोग पढ़कर जाएं, याद कर जाएं। ABDM की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 23 अगस्त 2023 को 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहला ABDM माइक्रोसाइट आइजोल मिजोरम में लॉन्च किया। ठीक है, तो ये मिजोरम के आइजोल में जो है लॉन्च किया गया। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA ने 28 जुलाई 2023 को देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को त्वरित रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की घोषणा की थी। अब ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला मिजोरम भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला मिजोरम भारत का पहला राज्य बन गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है ये राज्य? मिजोरम इसका आंसर होगा। ये आप लोग जरूर याद रखें बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, मिसाइल अस्त्र रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL अनुसंधान केंद्र, ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो बीच में शायद मैंने स्लाइड मिस कर दी, इसको एक बार देख लें आप। ये यहाँ पर अस्त्र की है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा इधर उधर हो गई है, मतलब आगे पीछे हो गई है। ये मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मिसाइल अस्त्र जो है वो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL और अन्य प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और इस परीक्षण में से तेजस की युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आयातित हथियारों पर निर्भरता जो है वो कम होगी। अस्त्र मिसाइल ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज टारगेट से टकराकर जो है वो फट जाती है। अब प्रॉक्सिमिटी फ्यूज क्या है, एक बार प्रॉक्सिमिटी फ्यूज देख लेते हैं। ये एक फ्यूज है जो विस्फोटक उपकरण को अपने लक्ष्य की एक निश्चित दूरी के भीतर पहुंचने पर स्वचालित रूप से विस्फोट कर देता है। ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को हवाई जहाज और मिसाइलों जैसे सैन्य लक्ष्यों के साथ साथ समुद्र और जमीनी बलों के जहाजों के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के बारे में मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा बताया ताकि आप लोग अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में पढ़ो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब बैक चलते हैं अपने 100 माइक्रोसॉट्स परियोजना के तहत जो पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हुआ है, सॉरी माइक्रोसाइट जो लॉन्च हुई है, इसके बारे में हमने ये पढ़ लिया था। अगला हमारा ये है कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य होगा कि छोटे और माध्यम स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच ABDM के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, ABDM की फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी कि इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस हो। और ABDM के तहत 100 माइक्रोसाइट परियोजना निजी क्षेत्र के छोटे और माध्यम स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक बड़े पैमाने पर पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। माइक्रोसाइट है क्या? तो माइक्रोसाइट ABDM है कि सक्षम छोटे और मध्यम स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कि क्लिनिक, नर्सिंग
और होम हॉस्पिटल 10 बिस्तरों से कम वाले जो हॉस्पिटल हैं, यानी कि बहुत छोटे हॉस्पिटल जो मतलब, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है ना कि छोटे और मध्यम स्तर की स्वास्थ्य सेवा, तो 10 बिस्तरों से कम वाले, जैसे कि हमारे कोई भी कॉलोनी में जो हॉस्पिटल्स होते हैं या कोई भी कॉलोनी के बाहर या हमारी सोसाइटी के बाहर जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं या लैब्स होती हैं या फार्मेसी होते हैं जो मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, बेसिकली उनके लिए है। अच्छा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में की थी और इस मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। तो इसके अंडर में होता क्या है? इसके अंडर में होता है कि सब लोगों को एक हेल्थ रिकॉर्ड के लिए आप लोगों का एक आपका आईडी कार्ड बनता है और उसके अंदर आपका जो है पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होता है और आपको वो पूरी सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है। अगला है किरण मनी, वाईकॉम 18 डिजिटल बिजनेस के जो है नए सीईओ बन चुके हैं। ठीक है, तो किरण मनी क्या है? तो किरण मनी को हाल ही में वाईकॉम 18 के डिजिटल व्यवसाय के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एक बार आप इनका यहाँ पे मैंने फोटो लगाया हुआ है, देख लें और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किरण मनी कौन है। किरण मनी जो है वो वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ बन चुके हैं। ठीक है, मनी वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र में एंड्रॉयड और गूगल प्ले के लिए प्रबंधक और एमडी के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि इससे पहले ये कार्यरत थे। और मनी का जो गूगल का जो 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उससे हमें ये पता चलता है कि डिजिटल बाजारों के बारे में इनकी जो समझ है वो बहुत अच्छी है, यानी कि ये अपने इस पोजीशन को अच्छे से प्ले करने वाले हैं और अच्छे से अपना पूरा जो है काम यहाँ पर करेंगे। वाईकॉम 18 की जो रणनीतिक दृष्टि अपने डिजिटल पेशकशों को बढ़ाना और बढ़ते डिजिटल सामग्री बाजार में प्रवेश करना है, ये वाईकॉम 18 का जो है पूरा प्रोसेस है। अब वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है या कब इसकी शुरुआत हुई, एक बार इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि किसको बनाया गया है नया सीईओ, तो किरण मनी आपको आंसर लिखना पड़ेगा। या अगर क्वेश्चन आए कि किरण मनी को हाल ही में कहाँ पर सीईओ नियुक्त किया गया, तो आपको वाईकॉम 18 याद रखना पड़ेगा। या आपको ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है जिसमें आपको किरण मनी को वाईकॉम 18 से मैच करना पड़ेगा, राइट। तो वाईकॉम 18 के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये मुंबई में स्थित एक भारतीय मीडिया कंपनी है और ये नेटवर्क 18 ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है और पैरामाउंट ग्लोबल के बीच एक संयुक्त उद्यम है, यानी कि बिजनेस है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2007 में हुई थी। अगला हमारा जो अच्छा टॉपिक है वो है नेपाल के राष्ट्रपति ने विशोम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, यानी कि चीफ जस्टिस वहां पर बनाया गया। तो 21 अगस्त 2023 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ को नेपाल का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो क्योंकि नेपाल हमारी नेबर कंट्री है तो हमें इसके बारे में छोटी छोटी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए जिसमें से कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विशोम्बर प्रसाद को। ठीक है, और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने विशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ के नाम की सिफारिश की थी और श्रेष्ठ जो है वो 14 महीने तक नेपाल के न्यायिक निकाय के प्रमुख बने रहेंगे। और संसदीय सुनवाई समिति ने सर्वसम्मति से श्रेष्ठ की नियुक्ति का समर्थन किया, यानी कि वहाँ पे सबने इनको इलेक्ट किया और उसके बाद इनको ऑलरेडी इनका नाम जो है आगे टारगेट किया जा रहा था और फाइनली इन्हीं को वहाँ पर चीफ जस्टिस जो है बना दिया गया और अब ये वहाँ पर 14 मंथ्स तक सर्विस जो है वो करेंगे। अगला हमारा है मध्य प्रदेश के दतिया हवाई अड्डे का शिलान्यास। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह, जो अब की नहीं है, अब तो वहाँ पर चेंज हो गए हैं, हालांकि गवर्नमेंट बीजेपी की थी और अभी भी है, लेकिन शिवराज सिंह अब वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन अगस्त में वो वहाँ पर मुख्यमंत्री थे। तो उन्हीं से जुड़ी ये खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 21 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला रखी, यानी कि इसका
इसकी आधारशिला रखी गई है और इसका जो है पूरा कारोबार स्टार्ट वहाँ पर हो चुका है। इस हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कि जो कनेक्टिविटी योजना थी उड़ान, उसके ही अंतर्गत इसको जो है विकसित किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। उड़ान योजना क्या है, एक बार हम लोग जान लेते हैं कि इसे 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ना। जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत दूर पड़ते हैं लेकिन वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही इस उड़ान योजना को जो है हमने 2016 में स्टार्ट किया था और उसी के अंतर्गत यहाँ पर इस हवाई अड्डे की आधारशिला जो रखी गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। अगला है हमारा महिला फीफा विश्व कप 2023। तो महिला फीफा विश्व कप 2023 से क्या सवाल बन सकते हैं और क्या ये खबर है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो स्पेन ने 20 अगस्त 2023 को सिडनी में आयोजित महिला फुटबॉल फीफा विश्व कप 2023 जो है वो जीता। तो इसमें से एक सवाल बन सकता है कि ये महिला फुटबॉल फीफा विश्व कप किसने जीता। ठीक है, तो ये स्पेन ने जीता। और कहाँ पर ये आयोजित हुआ था, ये सिडनी में आयोजित हुआ था। तो ये दो सवाल मैंने आपको फर्स्ट लाइन से बता दिए कि कैसे बन सकते हैं। स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप का खिताब जीत पाई है, तो पहली बार जीता है। ठीक है, इसमें से सवाल बन सकता है कि कौन सी टीम ने जो है फर्स्ट टाइम जीता, तो स्पेन ने जीता, इसका भी आंसर जो स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मैच का एकमात्र गोल स्पेन की कप्तान ओल्गा कार्मोना ने किया। ठीक है, तो कौन थी इसकी कप्तान जो थी, वो ओल्गा कार्मोना थी। स्पेन महिला फीफा विश्व कप जीतने वाली 5वीं टीम बन गई है। ठीक है, फीफा का जो विश्व कप है ये जीतने वाली 5वीं टीम बन चुकी है, यानी कि अभी तक इन्हीं 5 टीमों ने ये फीफा विश्व कप जो है जीता है। अमेरिका ने 4 बार जीता है, जर्मनी ने 2 बार, नॉर्वे और जापान ने एक एक बार ये महिला का फीफा विश्व कप खिताब जो है वो जीता है। तो इस तरह से ये 5th कंट्री जो है बन चुकी है स्पेन। अगला है हमारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना। तो क्या है भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, ये एक बार हम जान लेते हैं। इससे भी क्या क्या सवाल बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो महाराष्ट्र सरकार ने 18 अगस्त 2023 को राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की। तो भगवान बिरसा मुंडा जो है ये आदिवासियों से ही जुड़े हुए हैं, इनके बारे में हम बाद में कभी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इन्हीं के रिलेटेड जो है ये योजना का नाम रखा गया है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में ही भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का जो है कार्यान्वयन की घोषणा की गई, यानी कि इसको स्टार्ट किया गया है। योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाना है। ठीक है, योजना का उद्देश्य है सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं या हमें मालूम पड़ता है कि कुछ आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से बाकी शहरों की कनेक्टिविटी नहीं है। वो आदिवासी जो है वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं कि लोगों को वहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो वहाँ पर लोगों की कनेक्टिविटी हो, इसके लिए ही जो है सड़कों को वहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आश्रमशालाओं को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो ठीक है, अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, लोगों का आना जाना हो जाएगा, लोगों को उनके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा और जो चीज़ें हैं वो अच्छे से डेवलप होंगी। यही इसका पूरा जो है वो रोल है। अगला हमारा जो सवाल बन रहा है वो बन रहा है, प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे प्रोफेसर देवेंद्र दत्त, उनका निधन हो गया है। तो इनसे जुड़ा जो सवाल है वो आपको मैचिंग में भी आ सकता है, जिसमें आपको एक तरफ कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम दिए हो और जिसमें इनका नाम हो इनका नाम है देवेंद्र दत्त, और इनको आपको मैच करना हो शिक्षाविद और उपभोक्ता के अधिकार प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता से। तो प्रोफेसर दत्ता जो है इनका साहित्य, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पे यानी कि सोशल इश्यूज सहित विभिन्न विषयों पर कई किताबें और लेख जो है इन्होंने अपनी पब्लिश की हैं, और कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में से नियमित स्तंभकार भी ये रहे हैं। प्रोफेसर दत्ता उपभोक्ता अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लड़ाई सहित कई सामाजिक संगठनों और अभियानों में शामिल थे। तो यानी कि इनकी ये इसलिए इतना फेमस पर्सनालिटी बन गए, ये गुवाहाटी से बिलोंग करते थे,
ये इसलिए फेमस पर्सनालिटी बन गए क्योंकि इनकी जो जितनी भी लेखनी रही है, इनकी जितनी भी प्रकाशन रहे हैं, पब्लिशिंग जो इनकी रही है वो रही है सोशल इश्यूज़ पर, और इनकी जो रही है हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, हमारे नेचर की सुरक्षा को लेकर, ठीक है। तो उसी के बारे में जब इन्होंने इतना लिखा, लोगों ने इनको पढ़ा, लोग इनके साथ रहे, और उसी से रिलेटेड इन्होंने पूरा जो सोशल वर्क किया अपनी पूरी लाइफ में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात रहे हैं। और इनसे हो सकता है सवाल बन जाए, तो आप एक बार ये ज़रूर याद रखें, इनका नाम, इनकी ये इनका कब देहांत हुआ और क्या इनका काम रहा इनके जीवन में। भारतीय एयर पिस्टल टीम ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो अजरबैजान ने के बाकू में भारतीय पुरुष टीम ने 17 अगस्त 2023 को ISSF, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, ISSF विश्व चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 1734 अंक लाकर कांस्य पदक जीता। और चीन की टीम ने 1749 अंक लाकर स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। और जर्मनी की टीम भारत से 9 अंक अधिक लाकर सेकंड पोजीशन पर रही। भारतीय पिस्टल टीम ने में जो थे वो शिव नरवाल, सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा शामिल थे। यह टूर्नामेंट 2024 पेरिस ओलंपिक का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें हमारी इंडिया की जो है 3rd रैंक आई, चीन जो है इसमें फर्स्ट आया, जर्मनी इसमें 2nd आया। तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस टीम में कौन कौन शामिल थे, आपको नाम दी जा सकते हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा शिव नरवाल, सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह। या फिर ये पूछा जा सकता है कि हमारी इंडिया किस रैंक पर थी, तो 3rd रैंक पर थी। भारतीय पहलवान मोहित कुमार जो है इन्होंने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप जीता था अगस्त 2023 में। तो कब जीता था इन्होंने? 16 अगस्त 2023 को जीता था। पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीता। और मोहित कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में रूस के एल्डार अखमादुदीनोव को 9-8 रन से चौथे भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान जो है वो बन गए हैं। इससे पहले किस किस ने इस चैंपियनशिप को जीता है इंडिया से, वो 3 लोग हैं। इससे पहले वर्ष 2001 में पलविंदर चीमा और रमेश कुमार, और 2019 में दीपक पुनिया ने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप का में जो है गोल्ड मेडल जीता था, और अब इन्होंने जीता है मोहित कुमार ने। तो यानी कि एक तो इससे सवाल बन सकता है कि हु इज द 4th पर्सन टू विन इन दिस कैटेगरी अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये आ सकता है, तो इसमें आपको मोहित कुमार चूज करना पड़ेगा। या फिर ऐसा आ सकता है कि किसने अभी रिसेंटली इस अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप को जीता, तो ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसमें कैटेगरी आपको दे दें 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल, तो ये आपको इसमें आंसर करना पड़ेगा मोहित कुमार। तो इनके बारे में आपको किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैंने यहाँ पर बता दिया है। आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा जो भी क्वेश्चन आएगा अगर इससे रिलेटेड। तो भारत के पूर्व फुटबॉलर थे मोहम्मद हबीब, उनका निधन हुआ था 15 अगस्त 2023 को। और 15 अगस्त तो खैर हमारे लिए काफ़ी प्रख्यात दिन है ही, लेकिन इनका निधन हुआ और इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे क्योंकि हमारे फुटबॉलर थे और काफ़ी ज़्यादा नामी फुटबॉलर थे, और इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये भारत के जो है पूर्व फुटबॉलर हैं, इनका पूरा नाम है मोहम्मद हबीब, और इनका जो निधन हुआ ये 15 अगस्त 2023 को हुआ, ठीक है। हबीब मोहन बागान के लिए खेलते थे। खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए हबीब को वर्ष 1980 में अर्जुन पुरस्कार भी जो है मिल चुका है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि कितने इम्पोर्टेंट थे और कितनी फेमस पर्सनालिटी थे, और जब कोई फेमस पर्सनालिटी होता है तो उससे क्वेश्चंस बनते हैं। वर्ष 2016 में ईस्ट बंगाल भारत गौरव पुरस्कार और 2018 में बंग विभूषण पुरस्कार से भी इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है। हबीब को देश का पहला पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, और भारत के पूर्व कप्तान हबीब ने, यानी कि हमारे पहले कप्तान भी रह चुके हैं फुटबॉल टीम के, देश के लिए 35 अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल मैच जो है खेले, जिसमें उन्होंने 11 गोल किए हैं। ये बहुत अपने आप में अच्छा नंबर है। अगला है हमारा ह्यूंडई के बारे में। ह्यूंडई ने जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट का अधिग्रहण किया, ठीक है। तो इसमें ये हमारे ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन बन सकता है, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में कई बार इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या है ये पूरी जानकारी एक बार हम लोग जान लेते हैं।
Hyundai मोटर इंडिया ने 16 अगस्त 2023 को जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट का अधिग्रहण करने के लिए एक परिसंपत्ति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तालेगांव कहाँ पर है? तालेगांव महाराष्ट्र में है। Hyundai का इस प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग परिचालन 2025 में शुरू करने की योजना है। वर्तमान में Hyundai की चेन्नई के पास श्री पेरबुंदरू में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो ये जो जैसे मैंने यहाँ पर आपको नाम बताए जगहों के ना, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, या ये किस जगह पर स्थित है, या कौन से गांव में है। तो ये वाली जो प्लांट्स के और जितने भी जगहों के नाम है, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। तो तालेगांव प्लांट के अधिग्रहण के साथ Hyundai का लक्ष्य अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 10 लाख यूनिट तक बढ़ाना है, यानी कि इनका अपना ईयरली जो प्रोडक्शन है वो चाहते हैं वो 10 लाख यूनिट तक बढ़ जाए। अगला है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक पूरा अच्छा सेशन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सितंबर में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके बारे में प्रधानमंत्री ने अगस्त में ही जो है घोषणा कर दी थी, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा रही हूँ। और मैं आपको इसको डेफिनेटली सितंबर वाले वीडियो में भी इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। तो क्या है योजना, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि ये इतना पॉपुलर हो गया है ये वाली जो योजना, ये सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, लेकिन इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो योजना है, ये 15 अगस्त 2023 को इसके बारे में घोषणा की थी, और ये कौशल विकास में मदद करेगा। और ये 15,000 करोड़ रुपए तक के आवंटन के साथ कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना है। इस योजना का को केंद्र यानी कि सेंट्रल सरकार 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस के दिन जो है लॉन्च करेगी, यानी कि लॉन्च किया जा चुका है। ये मैं जुलाई में पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। सरकार इस योजना के माध्यम से पारंपरिक कौशल वाले लोगों को जो है मदद पहुंचाएगी, यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनको कोई भी आर्थिक मदद चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट आप लोगों को या किसी को भी आपकी लोन देने में सहायता करेगी, और उससे आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना में जैसे कि सुनार, लोहार, नाई, चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोगों को शामिल किया जाएगा, और देश के करीब 100 से अधिक जातियों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। सरकार की योजना पारंपरिक कारीगरों को संस्थागत सहायता देने की है, जिसमें प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक की जानकारी और ब्रांड प्रमोशन और सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल है। ठीक है, तो यानी कि जो भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जैसे सुनार, लोहार, नाई, चर्मकार, जो भी अपना कुछ ऐसा कौशल रखते हैं कि जो अपना कोई बिजनेस या कोई भी अपना छोटा सा काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो है एक सहायता जो है हमारी गवर्नमेंट करेगी, और उसमें वो आपके ताकि आप लोग जो है आधुनिक तकनीकी की जानकारी और आप अपना ब्रांड प्रमोशन और इस तरह से अपना काम जो है शुरू कर पाएँ, उसमें आप ये गवर्नमेंट जो है आप लोगों की मदद करेगी, और उसी के लिए ये विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है। आर दुरईस्वामी LIC के प्रबंध निदेशक नियुक्त। तो LIC के नए प्रबंधक निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? आर दुरईस्वामी को। और ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में आर दुरईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था। दुरईस्वामी को मिनी IPE के स्थान पर LIC का प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया गया, यानी कि इससे पहले इस पोजीशन पर कौन था? मिनी IPE थे। और वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी कि FSIB ने जून में श्री दुरईस्वामी को MD के रूप में नामित करने की सिफारिश की थी, यानी कि इन लोगों ने जून में ही इनको MD के रूप में नामित करने के लिए नॉमिनेट किया था। और LIC मार्च 2023 तक 45.7 ट्रिलियन यानी कि $570 बिलियन की कुल प्रबंधन के तहत संपत्ति के साथ सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है, यानी कि ये बहुत बड़ी जो है एक अपने आप में इंडस्ट्री है। और इसमें जो मैंने यहाँ पर अमाउंट बनाया है $570 बिलियन, इसका जो है तहत संपत्ति के साथ सबसे बड़ा संस्थागत जो है निवेशक बन चुका है। अगला है हमारा नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के साथ मिलकर देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रतियोगिता जो है वो शुरू की थी। और प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि स्कूली छात्रों के बीच
नवाचार और जिज्ञासा को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चों के बीच एक न्यूली चीज़ें आए, क्यूरियोसिटी बढ़े और उन्हें आधुनिक अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान हो। ठीक है, यानी कि उनके जितने भी डाउट्स हैं स्पेस को लेके या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को लेके, एरोस्पेस को लेके, उनकी वो डाउट्स क्लियर हो, उसके लिए एक वो मंच प्रोवाइड हो। और क्लास 5 से क्लास 12 तक के विद्यार्थी इसमें जो है भाग ले सकते थे और आधुनिक अंतरिक्ष तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपको बताना भूल गई, इसमें से जो सवाल बनेगा वो ये बन सकता है कि नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 किसके द्वारा शुरू किया गया, या फिर ये पूछा जाए कि नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर कौन सी प्रतियोगिता शुरू की। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है किस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए था, ये 5th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए था, इसका एम क्या था, एम पूछा जा सकता है। मतलब ये हार्ड है, हार्डली पूछा जाता है, बट जो बेसिक क्वेश्चन है इसमें इनका नाम वाम पूछा जा सकता है, वो आप लोग जरूर याद रखें। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023। ठीक है, संसद ने 9 अगस्त 2023 को संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 को जो है पारित किया था। ये आपका लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें से हो सकता है क्वेश्चन बने, आपको डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि कब पारित किया गया, और इस लॉ से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप लोग एक बार डीपली पढ़कर जाए। लोकसभा ने 1 अगस्त को इस विधेयक को पारित किया था। राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के साथ ही इसे संसद की जो है मंजूरी मिल गई। ये विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सूची के संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है, और विधेयक में छत्तीसगढ़ में महारा और मेहरा समुदायों को उनके मिलते जुलते नाम वाले मेहरा, महार और मेहर समुदायों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बताए, लेकिन आपको इसके अलावा भी इसमें से कुछ चीज़ें जो है पढ़नी होंगी। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो इससे रिलेटेड अगर आप एक बार MCQs देख लें कि क्या क्या बन सकते हैं, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप लोग एक बार लिख लें। मैंने यहाँ पर आर्टिकल सेक्शंस वगैरह से जो क्वेश्चन है या जो उनके पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए, वो आप लोग ज़रूर पढ़ें। जैसे कि पहला पॉइंट है कि ये विधेयक जो है राज्य में अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं और लाभों को लगभग 2 लाख से अधिक लोगों तक विस्तारित करता है। ठीक है, अब इसमें से कोई क्वेश्चन बने या फिर ना भी बने, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इस अमेंडमेंट में हुआ क्या। लेकिन हम यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को ना इसका लास्ट पॉइंट पढ़ा देती हूँ कि महार समुदाय है क्या। तो ये महाराष्ट्र के जो है मूल निवासी होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि राज्य का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा ये समुदाय जो है मध्य प्रदेश में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण के भारतीय राज्यों में रहते हैं। यानी कि जो महार समुदाय है, जो महार कम्युनिटी है, ऐसा माना जाता है कि ये लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और महाराष्ट्र का नाम भी इन्हीं की कम्युनिटी पर रखा गया। लेकिन ये लोग मतलब अभी जो इनकी प्रेजेंट पीढ़ियां हैं, जो अभी इनके लोग हैं महार कम्युनिटी के, ये अब केवल महाराष्ट्र में नहीं है, कुछ लोग मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, कुछ गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी में, बिहार में और कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में जो है रहते हैं। टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया लोगो जो है वो लॉन्च किया है। तो टाटा ग्रुप्स के एयरलाइन एयर इंडिया ने 10 अगस्त 2023 को अपना नया लोगो द विस्टा लॉन्च किया। इस लोगो को रीब्रांड किया गया है। लोगो की लॉन्चिंग के साथ एयर इंडिया के लिए नई वेबसाइट और नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया, तो एक तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि एयर इंडिया का नया लोगो किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो टाटा ग्रुप्स ने किया है, तो ये इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। एयर इंडिया का नया लोगो द विस्टा सोने की खिड़की को दर्शाता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एयर इंडिया का जो नया लोगो है द विस्टा, वो किसको शो करता है, तो वो सोने की खिड़की को दर्शाता है। यह एयरलाइन के साहसिक, आत्मविश्वास संपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है, और महाराजा आइकॉन एयर इंडिया का शुभंकर जो है बना रहेगा। महाराजा शुभंकर एयर इंडिया से
1946 से जुड़ा हुआ है। तो ये एक दो पॉइंट्स आप लोग याद रखें, इनमें से अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आ सकता है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि किसने इसका जो है लोगो लॉन्च किया और क्या इसका मतलब है। सोने की खिड़की इसका जो है मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको इस पॉइंट में बताया। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, NRF। संसद ने अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक 2023 जो है वो पारित किया। राज्यसभा ने 9 अगस्त को इस विधेयक को स्वीकृति दी, यानी कि इसको मंजूरी दी, और लोकसभा में इसे 7 अगस्त को पारित किया जा चुका है, ऑलरेडी पारित किया जा चुका है। विधेयक का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? गणित, विज्ञान तथा पर्यावरण के क्षेत्र में, यानी कि मैथ्स में, साइंस में और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में रिसर्च करना, नवाचार यानी कि न्यू डेवलपमेंट लाना, उद्यमिता यानी कि बिजनेस बढ़ाना के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना करना, NRF को, यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है स्थापना करना है। अनुसंधान कानून भारत के विकसित देशों की चुनिंदा लीग में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा और विधेयक में 50,000 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड का उपयोग करके निजी क्षेत्र के योगदान के साथ अनुसंधान और विकास को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इस वाली स्लाइड से बन रहे हैं, ये आप लोग देखें। इसके इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं एक बार आप लोग नोट डाउन कर लें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे, बिकॉज रिसर्च के फील्ड से भी कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट इज साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया है माया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, यानी कि हमारे नेशन के सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी की बात हो रही है साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो के लिए साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माया विकसित किया है। तो यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको कोई भी 2-3 नाम या 4 नाम दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको माया जो है वो चूज करना होगा। इसका नाम है माया OS, यानी कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नामक स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम को रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, इसको यानी कि सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जो है इंस्टॉल कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। स्वदेशी विंडोज माया से रक्षा मंत्रालय का साइबर सुरक्षा तंत्र और भी मजबूत हो जाएगा, साथ ही विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता जो है कम हो जाएगी। यानी कि अब हम लोग केवल अपने यहाँ पे जो बना हुआ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, इसी पर डिपेंड होंगे। अब हम लोग बाहर के सॉफ्टवेयर्स पर डिपेंड नहीं होंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने का उद्देश्य है बढ़ते साइबर खतरों के लिए देश के साइबर सुरक्षा उपायों को उन्नत करना, यानी कि इसका उद्देश्य है कि जितने भी अब हमारे जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनको कम करना। माया में विंडोज़ की तरह इंटरफेस और सभी कार्य क्षमताएं हैं, यानी कि ये जो वर्क करेगा बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे हमारे बाहर की विंडोज़ और बाहर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स करते हैं। तो माया भी उसी तरह से वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि इसका कुछ भी कोई भी इसमें ऐसी कम क्वालिटी होगी या कम इसका जो है रिजल्ट होगा या ये यूज़फुल कम होगा, नहीं, ये पूरी तरह से यूज़ होगा और इस पर उपयोगकर्ताओं से कोई इस परिवर्तन से ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें जिनको आप आज तक यूज़ करते आ रहे थे। तो इसको इसी तरह से जो है वो बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम माया का नाम ब्रह्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा के नाम पर रखा गया है, जो वास्तविकता की भ्रामक उपस्थिति से जुड़ा है। ठीक है, इसका नाम माया क्यों रखा वो भी इस पॉइंट पे यहाँ पर रीजन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग एक बार देख लें। ओपन सोर्स उबंटू जो हमारा एक ओपन सोर्स उबंटू है पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम माया साइबर खतरों से बचाता है, साथ ही सुरक्षा को बढ़ाते हुए एक इंटरफेस उपलब्ध कराता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम माया जो है वो किस पे आधारित है? ओपन सोर्स उबंटू पे आधारित है। और 15 अगस्त 2023 तक रक्षा मंत्रालय में इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों पर माया को स्थापित करने का निर्देश जो है वो दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर टाटा से रिलेटेड फिर से एक खबर आ गई है, जैसे मैंने अभी टाटा ग्रुप से जुड़ी बताई थी कि उन्होंने लोगो लॉन्च किया है। तो अगली खबर क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 के लिए टाटा प्ले के साथ जो है साझेदारी की। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 को चालू करने के लिए टाटा प्ले के साथ साझेदारी की। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 7 अगस्त 2023 को साझेदारी करके इस उपग्रह की जो है शुरुआत, इस सैटेलाइट की शुरुआत जो है वो की थी।
ठीक है। डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच सेवा प्रदाता यानी कि जो प्रोवाइडर्स हैं, डीटीएच के जो प्रोवाइडर्स हैं, टाटा प्ले जिसे पहले टाटा स्काई के नाम से जाना जाता था, ने अपना समर्पित जी सेट 24 उपग्रह से टेलीविज़न चैनलों का प्रसारण जो है शुरू कर दिया। टाटा प्ले अब सभी डीटीएच प्लेटफॉर्मों के बीच सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सबसे बड़ा सैटेलाइट बैंडविड्थ प्रदाता प्रोवाइडर बनने के साथ 50% अधिक चैनल प्रसारित कर पाएगा। यानी कि अब हमारा जो ये टाटा प्ले है, अभी इसमें सबसे ज़्यादा जो है 50% मोर चैनल्स जो है आप लोगों को मिलेंगे। और इसमें क्या है कि इसकी बैंडविड्थ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जिसको प्रोवाइडर्स होंगे वो आप लोगों को 50% ज़्यादा चैनल और इतनी अच्छी बैंडविड्थ देने वाले कि अब ये बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आप लोग कोई भी सैटेलाइट का जो है केबल टीवी या डीटीएच यूज़ करते हैं तो उनमें ये टाटा प्ले बेस्ट होने वाला है। फिल्म निर्माता सिद्दीकी का निधन हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। तो इसमें से अगर इनके क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आप इनकी कुछ पॉपुलर फिल्म्स के नाम याद करके जाएं और इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर जाएं कि अगर इनके बारे में कुछ भी आए तो आप लोग उसको मिस ना करें। तो इनका नाम था सिद्दीकी। इनका 8 अगस्त 2023 को जो है कोच्चि में निधन हो गया और ये केवल 63 वर्ष के ही थे। इन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी में कई फिल्मों का निर्देशन किया है। मलयालम सिनेमा में सिद्दीकी का सफ़र उनके दोस्त लाल के साथ रामजी राव स्पीकिंग के निर्देशन से शुरू हुआ था। और ये जोड़ी जो है सिद्दीकी लाल के नाम से मशहूर थी। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में काफ़ी सारी ऐसी जोड़ियां हैं, जैसे कि मैं शायद मिस कर रही हूँ, कुछ ऐसी जोड़ियां हैं जिनको जैसे कि अब्बास मस्तान की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और एक प्यारे लाल करके एक सिंगर थे, उनकी भी एक जोड़ी थी। तो इस तरह से कई जोड़ियां बनती हैं, ऐसी सिद्दीकी लाल की जो है एक मशहूर जोड़ी हो गई थी। इस जोड़ी ने कई मलयालम फिल्में जो है बनाई, जिसमें से की थी इन हरिहर नगर, गॉड फादर, वियतनाम कॉलोनी और रामजी राव स्पीकिंग और फ्रेंड्स। इसमें इनकी कुछ फेमस मूवीज़ हैं। इनमें से आप इनके बारे में अगर याद रखेंगे कि किसकी है ना, तो आप अगर सवाल आएगा कि इसका जो है निर्देशन किसने किया, तो आपको याद आ जाएगा कि सिद्दीकी ने जो है इसका निर्देशन किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले जितने भी वीर होते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 को देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है शुभारंभ जो है किया गया था। तो कब किया गया था, इससे एक तो ये सवाल बन सकता है 9 अगस्त 2023 को, या फिर एक सवाल बन सकता है कि देश पर जान न्यौछावर करने वाले जो वीर होते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कौन सा अभियान किया गया। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2023 तक ये अभियान जो है चला था और ये अभियान गांव से शहरी निकायों तक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जो है वो किया गया था। यानी कि एक गांव से और शहर हर जगह इसको आयोजित किया गया था और इसको एक नेशनल लेवल पर जो है स्टार्ट किया गया था। ये अभियान जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। यानी कि हम लोग अभी तक आज़ादी के अमृत महोत्सव में के काल में थे और जब इसका हम एंड हो रहा था, आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड हो रहा था, तो उसका एक ये समापन कार्यक्रम था। आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 2021 को किया गया था, ठीक है। तो ये इसका जो है लास्ट फेज था आज़ादी का अमृत महोत्सव का। ये जो एक लास्ट अभियान था, उस अभियान का नाम था मेरी माटी मेरा देश। और ये हमारे देश के जितने भी ऐसे वीर हैं, हमारे ऐसे आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं, हमारे रक्षक रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए जान न्यौछावर की है, उनकी याद में उनको समर्पण श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो है अभियान चालू किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अगस्त के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे उनके बारे में पढ़ा, उसमें से क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमने पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी सितंबर के सारे करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए हम लोगों के साथ और देखते रहिए शिक्षाकुल क्लासेस और अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहिए। और आई होप कि अब तो आप लोगों का एक ही महीना बचा है, आप लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। तब तक आप लोग दीजिए मेरे को इजाज़त और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।